नमस्कार, आज के एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास कार्यक्रम में उन तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी और इसको लेकर अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। इसकी शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश के बिगड़े हैं बोल। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों पर भारत में हंगामा है। उखड़ते अखाड़ों से भावनाओं में कुंभ। दिल्ली में नतीजों से पहले खरीद फरोख्त के आरोप। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से। तो आज की एजेंडा की ये है वो प्रमुख खबरें और चलिए इसकी शुरुआत करते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद निर्वाचन आयोग को लेकर जो टिप्पणी की, अब अखिलेश यादव उसमें खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने खुलेआम धांधली की है। भाजपा के इशारे पर वहां की पुलिस काम कर रही थी। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। हम आपको अखिलेश यादव का वे बयान भी दिखाते हैं जिसमें अखिलेश यादव इस कदर चुनाव आयोग से नाराज दिख रहे हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा तक भेंट करने की बात कर दी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी करते हुए क्या बड़ी बातें कही। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने इस विवादित बयान पर खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अखिलेश से माफी की मांग की है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तब वही चुनाव आयोग सही होता है और जब हारने लगते हैं तो सवाल उठने लगते हैं। जगदम्बिका पाल और संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया है। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजना। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करें पार्लियामेंट। और इसी खबर पर राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। विजय जी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव का ये शब्दों को लेकर जिस तरह से मूल्यांकन है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आमतौर पे जो ऐसे संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे ज्यादा सवाल नहीं खड़े किए जाते और गंभीर सवाल तो नहीं, लेकिन चुनाव आयोग लगातार निशाने पे रहता अपोजिशन के। जो भी पार्टियां अपोजिशन में रहती हैं और वो चुनाव आयोग पर हमेशा हमला करती हैं। टीएन सेशन के जमाने से 95 से चुनाव आयोग दरअसल सबसे ज्यादा ताकत और चर्चा में आया और उसने भारत की राजनीति में मतदाताओं का पूरा जो पैटर्न है उसको बदल दिया। बहुत बड़े पैमाने पे लोग वोट डालने लगे। लेकिन समय के साथ चुनाव आयोग पर कई बार सवाल उठे हैं। 2009 में जब बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी थी तो उसने भी काफी चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल उठाए थे। लेकिन 14 में वो जीत गई और जब जीती तो कांग्रेस ने सत्ता में थी तो जाहिर है कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठा पाया। बीजेपी तो जीती गई थी। लेकिन बाद के चुनाव में ये ट्रेंड देखने को मिलता है। दरअसल डेमोक्रेसी में टकराव बढ़ता जा रहा है। भाषा की मर्यादा हमेशा टूटती जा रही है। जो पहले जो सदा सहता रखते थे एक दूसरे के प्रति दल, अब वो नहीं है। अब थोड़ी कटुता ज्यादा बढ़ गई है। और अखिलेश जी ने जो ये सफेद कपड़ा देने की बात की, शायद वो शांति का प्रतीक भी हो सकता है कि चुनाव आयोग को शांति से चुनाव कराना चाहिए। उसमें इस तरह का हंगामा और कैप्चरिंग के आरोप जो लगते हैं उस पर जवाब देना चाहिए।
वैसे भी हम लोग कई तरीके के नारे भी लगाते हैं जो इससे भी ज्यादा है, पुतला लोग फूंक देते हैं, तो तमाम चीजें हैं। और हमेशा अपोजिशन और जो विरोध में लोग रहते हैं इसी तरीके का पैटर्न, कई बार बिना अर्थ समझे भी उसका, अब जैसे मुर्दाबाद का नारा लगता है, लोग पता नहीं कितना जानते हैं, पुतला फूंकने का मतलब जिंदा फूंक देने जैसा है। तो कई चीजें हैं, लेकिन अब मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में। और अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के पास 37 लोकसभा सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है वो, तो मर्यादा तो रखनी चाहिए। पर अखिलेश यादव के ये बयान के पीछे का कारण क्या हो सकता है? बीते चुनाव हमने देखा कि 9 सीटों पर हुआ, उसके बाद भी कुछ सीटों को लेकर, चाहे मीरापुर देख लें, बाकी की सीटों को लेकर इस तरह के बयान सामने आए थे, जहां ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आए थे। यही कुछ मिल्कीपुर में भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे का? देखिए, आपको याद हो कि जब 2012 में सपा की सरकार बनी थी, उसके बाद कन्नौज का बाई इलेक्शन हुआ था। हाँ। लोकसभा में निर्विरोध डिंपल यादव जी चुनी गई, और उसके बाद से जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी ने काफी हल्ला किया था कि भाई ये बेईमानी हुई, बसपा की सरकार में ऐसे ही आरोप लगे। तो 9 सीटों के चुनाव हुए थे, उसमें भी खासतौर पे कुदरकी को लेकर, मीरापुर को लेकर, और जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई उनको लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। अभी मिल्कीपुर का जो ताजा मामला है, जिसकी वजह से अखिलेश जी ने बयान दिया, मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी की सीट थी, 22 में जीती थी, तो वो फिर से जीतना चाहती थी, और बहुत सी कंप्लेन उन्होंने की, और इनके लोग बहुत एक्टिव थे। तो अखिलेश का यही कहना है कि हमारी कंप्लेन पे कम से कम जवाब तो देते हैं, जवाब देना चाहिए था, स्पष्टीकरण देना चाहिए था। उनकी नाराजगी जिला निर्वाचन अधिकारी से भी थी, क्योंकि जब वो वहाँ रैली के लिए जा रहे थे 3 तारीख को, तो उनका कोऑर्डिनेट गलत भेज दिए गए थे। तो कई ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से थोड़ी झुंझलाहट उनको रही होगी। और अपोजिशन जब बाई इलेक्शन में इस तरह के आरोप पहले से लगाता भी है कि अगर चुनाव हार गए तो एक पहले से सेफगार्ड ले लेते हैं, और अगर चुनाव जीत गए तो कहेंगे कि भाई देखिए, इतनी धांधली के बावजूद हम जीते। जनता अगर ठीक से मतदान कर पाती और रोक टोक न हुई होती या धांधली न होती तो शायद हमारा वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा होता, मार्जिन ज्यादा होता। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों पर भारत में हंगामा हो गया है और इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक अवैध प्रवासियों के अमेरिका से वापसी का मसला गूंज रहा है। विपक्ष ने इस मसले पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि हमारे अपने हथकड़ियों में जकड़कर भारत क्यों भेजे गए। 104 भारतीयों की वापसी पर हंगामा को देखते हुए सरकार ने संसद से ही विपक्ष को जवाब दिया है। अमेरिका से डिपोर्टेशन पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में ही समझाया कि आखिर अमेरिका ने 104 भारतीयों को वापस क्यों भेजा। विदेश मंत्री ने कहा कि यदि कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रह रहा पाया जाता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। आपको बता दें कि अमेरिका से भेजे गए 104 भारतीयों में 3 लोग हमारे उत्तर प्रदेश से भी हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का, जो कि जानकारी देंगे। विजय जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहा है डिपोर्टेशन को लेकर, ये कितना आप उचित देख रहे हैं? देखिए, डिपोर्टेशन तो एक तरीके से अगर किसी देश में कोई अवैध घुसता है तो सरकार कार्रवाई करती है, और अमेरिका के अपने कानून है जिसके तहत उन्होंने डिपोर्ट किया है हथकड़िया बेड़िया लगाकर। और ये सब डोंकी रूट से गए हुए थे, तो डोंकी रूट ही ऐसा है कि आप अगर लैटिन अमेरिका कंट्री में जाएंगे फिर वो जंगल के रास्ते और दीवार कूद के आपको जाना पड़ता है। तो आप देखिए, एक होता है वैध तरीके से किसी देश में जाना, दूसरा अवैध तरीके से जाना। तो याद हो बहराइच में एक लड़के की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी कि उसकी छत पे चढ़ गया था, दूसरे समुदाय के छत पे चढ़ गया था। तो जहां हमारे देश में तो इससे ज्यादा खतरनाक घटनाएं हुई हैं। दरअसल जो अवैध नागरिक होते हैं या अवैध घुसपैठ जो करते हैं, एक तरीके से ये बहुत ही आपराधिक कृत्य माना जाता है, और शायद इसीलिए अमेरिका ने उन्हें हथकड़ी लगाकर भेजा है। और ये एक संदेश भी देता है कि गलत तरीके से मत जाइए, आपका पैसा भी जा रहा है और नुकसान भी हो रहा है, आपको पीड़ा भी हो रही है, और फिर आप इस तरीके से इंसल्ट होके वापस आ रहे हैं। तो वैध तरीके से किसी देश में जाना ठीक है, अवैध घुसपैठ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत में भी ऐसे ही कानून है, लेकिन भारत में चूंकि ऐसा लोकतंत्र है जहां अगर बांग्लादेशी कोई पकड़ा भी जाता है तो उसे भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वहां भेजा भी जाएगा तो पता लगा वहां हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए भारत तो नहीं कर पाता है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसा करते हैं, अवैध जो घुसपैठ होती है उस पर बड़ी सख्ती दिखाते हैं, और ये नई ट्रम्प की सरकार इसको लेके बहुत सख्त है।
मुझे लगता है कि जिन युवाओं ने अपने इंटरव्यू दिए हैं लौटने के बाद, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि किस तरीके से गलत तरीके से वो अमेरिका में घुसे थे। तो ये मानवीय दृष्टि से तो देखा जाए तो ये ठीक है, दुख होता है, लेकिन गलत तो गलत है। इसको लेकर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया, अपनी बात रखी है और सियासत भी इसको लेकर देखने को मिल रही है। विजय जी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सियासत तो कोई मतलब नहीं है, वो खामखा की सियासत है। अब चूंकि अपोजिशन सियासत करता है तो करेगा, लेकिन जो एस जयशंकर का बयान है वो बिल्कुल सटीक है कि अमेरिका के अपने ओरिजिन कानून है, उसके तहत उन्होंने कार्रवाई करी है और भारत भी उसका सम्मान करता है। भारत में भी ऐसे कानून हैं, हालांकि उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने स्थिति साफ की है। अपोजिशन इसे इशू बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस मामले को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है डिपोटेशन मामले को लेकर, वो आपको जल्दी से सुनवाते हैं। Also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. So the process of deportation is not a new one. अब देखिए, डिपोटेशन मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष के कई नेताओं का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या काम है? पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। चलिए, आज की एजेंडा में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ 2025 में सन्यासियों की विदाई का समय आ गया है। यह कुंभ की लौ ठंडी पड़ गई है और अखाड़ों के शिविर उखड़ने लगे हैं। जहां कुछ दिन पहले उल्लास था, उत्सव का माहौल था, मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां पड़ रही थी, अखाड़ों के उन्हीं शिविरों का स्वरूप बदल गया है। जो द्वार शिविरों का आकर्षण थे अब उखड़ रहे थे। भगवाधारियों का मन भावुक है। जहां संतों के ठहाके गूंजते थे, अब शिविरों ने मौन की चादर ओढ़ रखी है। अखाड़े धीरे धीरे के संगम के रेते से विदा ले रहे हैं। शैव अबोड़ कढ़ी पकौड़ी के भंडारे के बाद काशी जाएंगे। वैसे तो महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, लेकिन तीनों अमृत स्नान समाप्त होते ही निर्मल व बड़ा उदासीन अखाड़ा के प्रमुख संत मेला क्षेत्र छोड़ चुके हैं। शैव अखाड़े जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल, आनंद, आह्वान और अग्नि के संत प्रयागराज से काशी जाएंगे। संत काशी जाएंगे जहां वे मसाने की होली खेलेंगे। और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे सहयोगी विकास जी जुड़े, जो कि जानकारी देंगे।
विकास जी, किस तरह का भाव अभी कुंभ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो अखाड़े हैं, जो संत है, उनकी विदाई को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से सन्यासी अखाड़ों की आज विदाई हो रही है यहाँ से, और काफी लगभग इन्होंने कल्पवास यहाँ पर पूरा किया, अमृत स्नान उन्होंने किया। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे, खास तौर से जो श्रद्धालु आ रहे थे करोड़ों की संख्या में, वह लोग उन्हें जाकर देखने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में जाते थे, क्योंकि ये वही नागा साधु सन्यासी हैं जो हिमालय में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जब जहाँ रहते हैं इनके बारे में किसी को खबर नहीं रहती है। जब कुंभ आता है तब ये दिखाई पड़ते हैं एक साथ। यहाँ के बाद वो ये अखाड़े, जो सन्यासी अखाड़े हैं, ये काशी जाएंगे और काशी में महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर इनका स्नान होता है। इसके बाद मसान की होली खेल के ये लोग अपने अपने गंतव्य, जो इनके स्थान होते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। चूंकि पूरे देश से ये नागा साधु सन्यासी आते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है कि कौन साधु सन्यासी कहाँ चला गया। जो इनके विशिष्ट लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, इनमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। और इनका भी परसों एक चुनाव संपन्न हुआ है। इनके कोटेदार, इनके जो सचिव, ये सारी चीजें इनके यहाँ बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से ही चलती हैं। जो अखाड़े होते हैं, निश्चित रूप से वहाँ भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। हमारे साधु सन्यासी वैसे भी त्याग की प्रतिमूर्ति है, लेकिन जिस तरीके से वो अखाड़ों में रहते हैं, वहाँ भी एक परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार वहाँ उनका चुनाव हुआ है और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और तो ये लोग यहाँ से इसके बाद चले जाएंगे और अगले 6 साल बाद ही इनकी मुलाकात होती है एक बार फिर से। और उसके बाद ये सब लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं उन दिनों में क्या कुछ किया जाए, अगले 6 साल तक क्या कुछ काम किए जाए, क्या कुछ विचार किए जाए, लोगों में धर्म का प्रचार कैसे किया जाए। इन तमाम सारी चीजों पर चर्चा के बाद जब लोग लौटते हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं, तब अपने ज्ञान वर्ग की बातें, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, इन सारी बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं। निश्चित रूप से लोगों को अब नागा साधु सन्यासियों की कमी इस मेले में खलेगी, क्योंकि 26 फरवरी तक ये मेला अभी जारी है, महाकुंभ जारी है। और लेकिन आज से नागा साधु सन्यासी अखाड़े यहाँ से जा रहे हैं। जी देखिए, विदाई तो हो रही है जो नागा साधु हैं, पर बड़ा संदेश देकर जा रहे हैं। महाकुंभ 144 साल बाद, और इस दौरान उनकी उपस्थिति नजर आई। सनातन और भारतीय संस्कृति को लेकर महाकुंभ में उनकी विदाई के बावजूद भी उनका जो संदेश है वो लोगों के बीच रहेगा और लोग उसे फॉलो करेंगे, उसे मानेंगे, उसका पालन करेंगे। विकास जी, निश्चित रूप से तमाम सारे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए और यहाँ आकर उनके दर्शनों के लिए गए, उनकी वाणी सुने, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और जो सनातन में ऋषि मुनि होते हैं, हमेशा ही समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार जो लोग आए हैं, उनमें से युवा काफी ज्यादा बड़ी संख्या में, लगभग 50% युवा है। और वह युवा सनातन के प्रति किस तरीके से जागरूक हो रहा है, इस बातों पर तमाम सारे साधु सन्यासियों ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सनातन की जो परंपरा है आदि अनंत काल से चली आ रही है और ऐसे ही अद्भुत लव हमेशा से रहेगी, आगे भी रहेगी। इसके लिए जो हमारा युवा जब जुड़ रहा है सनातन से, अध्यात्म को पहचानना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे जो धार्मिक मूल्य है उनका प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से हो रहा है। और इस महाकुंभ ने एकता की एक नई मिसाल पैदा की है। निश्चित रूप से जो यहाँ पर करोड़ों लोग आकर संगम तट पर स्नान कर कर साधुओं सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर, उनके जो वाणी है, उनके प्रवचन है, उनको सुनकर जो आत्मसात किया है, तो आने वाले समय में बिल्कुल जो धार्मिक मूल्य है सनातन के, वो और ज्यादा प्रचारित होंगे। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज की एजेंडा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा के लिए और मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए जनता जनार्दन का वोट पड़ चुका है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन अभी वोटों की गिनती बाकी है। कल यानी 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद फैसला हो जाएगा कि दिल्ली का सिंहासन किस पार्टी को मिलेगा और मिल्कीपुर जो सपा और भाजपा के साथ की लड़ाई बनी हुई है, वहां कौन बाजी मारता है। बता दें कि दिल्ली में इस बार 60.44% वोटिंग हुई थी। वहीं मिल्कीपुर में रिकॉर्ड 65.25% वोटिंग के बाद तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो गए थे। कई एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी को दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह बढ़त मिली हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि पीपल इनसाइट के एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार दिल्ली में बीजेपी को 39 से 44 सीटें, आपको 25 से 28 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 51 से 60 सीटें और आपको 10 से 19 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में चुनाव नतीजे आने से चंद घंटे पहले नया खेल भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों से संपर्क कर उन्हें खरीद रही है। बीच इस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आपके साथ विधायकों के खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया, तो वहीं शाम होते होते देर केजरीवाल और आतिशी ने भी बीजेपी पर आपके उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ ऑफर देने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए संजय सिंह को चेतावनी देते हुए कहा है कि संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांग ले, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने संजय सिंह को याद दिलाया कि विधायकों को पैसे देने के ऐसे ही झूठे ऑफर के आरोपों में उनकी मुख्यमंत्री आतिशी जमानत पर हैं। हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। भाई इसका क्या मतलब है? अभी तो ये नहीं पता कौन विधायक रहेगा कि नहीं। परसों काउंटिंग है, आज रात को कोई विधायक शिफ्ट भी कर जाता है तो क्या शिफ्ट करेगा? वो डब्बे सबके सील हो गए हैं। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। आरोप लगाने की जगह कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, उनको पेश करिए, अन्यथा इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना बंद करिए और ये प्रपंच रचना बंद करिए। ये आपकी हर बार की स्टोरी है। अब ये देश जान चुका है कि आप इस प्रकार की स्टोरी हर बार गढ़ते हैं और बाद में जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत देते समय भाग जाते हैं। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी धीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। धीरज जी, सिर्फ कुछ क्षण बचे हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर और उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर और विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर भी बड़े आरोप और पलटवार भी देखने को मिल रहा है। इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसा कि कल संजय सिंह ने चुनाव खत्म होने से पहले ही आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायकों को खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, और संजय सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि उनके 7 विधायकों के पास फोन आए हैं और उनको कहा गया है कि उनसे 15 करोड़ रुपये ले लो और हमारे यहाँ आओ और मंत्री बन जाओ। देखिए, ये एक तरीके से इसको समझा जा सकता है कि ये आम आदमी पार्टी की हताशा है, क्योंकि जो अभी तक जो 11 जो सर्वे एजेंसी हैं उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो उसके सामने कई चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि आप उनके पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेल पे हैं, उनकी जो मुख्यमंत्री को भी एक तरीके से एक नोटिस के जरिए छोड़ा गया है कि आप अनाप शनाप आरोप ना लगाएं। शराब घोटाले में उनके कई बड़े जो मंत्री और विधायक और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पहले ही जेल से उनको जमानत मिल चुकी है, तो उनको एक तरीके से हार का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और संजय सिंह
ने ये जो बातें कही है उस बात को आतिशी ने भी अपने ट्वीट के जरिए जोड़ा है, और उसी बात को आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए कहा है और बताया है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने जो ये सुल्तानपुर माजरा के जो विधायक जो है आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत, उनके जो पोस्ट को रिट्वीट किया है और रिट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हमारे जो मुकेश अहलावत हैं वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। तो एक तरीके से ये आरोप निराधार दिखता है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन करती है कि आप हमारे खेमे में चले आए, मैं आपको मंत्री बना दूंगा, तो अभी तो जो मतगणना हुई ही नहीं है और किसी को कैसे पता चल सकता है कि वो विधायक बन रहा है और कौन विधायक बन रहा है और कौन विधायक नहीं बन रहा है। ये फैसला तो तब आएगा, या कोई बनेगा, कोई जीतेगा, ये हारेगा, ये फैसला तो तब होगा जबकि काउंटिंग मतगणना की गिनती जो है वो पूरी होगी, और मतगणना कल होने वाली है। और इससे पहले एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सियासी दबाव बनाने की जो कोशिश है, और शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी पर की जा रही है, ताकि किसी तरीके से उनके जो कार्यकर्ता है, क्योंकि जो चुनाव के दिन भी हमने देखा, हमने तो खैर बहुत विधानसभा सीटों का दौरा किया, तो हमने ये देखा कि उनके जो खुद के जो विधायक थे, उनके विधायक एक तरीके से निराश दिख रहे थे, या उसमें कह सकते हैं कि वो जोश नहीं था जिस जोश के साथ 2015 या 2020 में वो जी तो उनका उत्साह बना रहे उनके कार्यकर्ता। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए कल नतीजे, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी तमाम जानकारी के लिए। शायद ये भी हो सकता है कि नतीजे आने के बाद से पहले से ही जो रुख है वो विपक्ष का यहाँ पर नजर आएगा और तस्वीरें पहले से ही दिखा दी गई है। आज की एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और बजट को 20 फरवरी को दोनों सदनों में रखा जाएगा। सरकार के बजट का आकार इस बार 8 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। सत्ता पक्ष बजट सत्र में योगी सरकार की उपलब्धियों को रखेगी। बता दें, हाल में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें बजट सत्र पर भी फैसला हुआ था। इस बार का बजट राज्य की आर्थिक नीतियों और योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से मध्यम वर्ग पर फोकस बजट आने के बाद राज्य सरकार किसान और गरीब तबकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इस बार यूपी का बजट भी मिडिल क्लास पर फोकस बजट हो सकता है। वहीं बजट सत्र के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। समाजवादी पार्टी बजट सत्र के दौरान महाकुंभ, भगदड़ जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेर सकती है। अर्थशास्त्री एम.के. अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। एम.के. अग्रवाल जी, क्या खास हो सकता है बजट में? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार का बजट काफी आशावान बजट भी होगा। यूं तो पहले के भी रहे हैं। विशेष रूप से जिस प्रकार से महाकुंभ एक सफल आयोजन रहा है ओवरऑल अगर हम देखते हैं, और जो गणना पहले की गई थी कि 40 करोड़ वहां पर श्रद्धालु आएंगे, अब ये संख्या 50 करोड़ को पार करते हुए दिख रही है, क्योंकि 40 करोड़ तो अभी हो चुके। तो ऐसा लगता है 50 करोड़ की संख्या पार करेगी। और जो व्यापार का लक्ष्य रखा गया था, वो व्यापार का लक्ष्य भी पूरा होने के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम देखते हो, केंद्र सरकार का बजट जिस प्रकार से आया है, एक आशावान बजट आया है, और जहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग के लिए गुंजाइश बढ़ाई जा रही है, इनकम टैक्स में रिबेट दे करके, या कृषि को प्रमोट करके, या एमएसएमई, कृषि, एमएसएमई और मिडिल क्लास, यही उत्तर प्रदेश के भी सबसे बड़े जो है सेक्टर्स माने जाते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश इस बार के बजट में एक बड़े व्यूह रचना की ओर आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगला जो चुनाव होगा उसके पहले के 2 बजटों में से ये एक बजट है। दूसरी बात एक यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि जो बजट के आकार की बात है, लगभग 7.25 लाख करोड़ तक का बजट हो चुका है। वास्तव में जो बजट जी एम.के. अग्रवाल जी, तो यहाँ पर फोकस होगा कि बजट के दौरान क्या कुछ तस्वीरें और इसकी खास बातें क्या निकलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एम.के. अग्रवाल जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज की एजेंडा में ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो हमारी टीम की तरफ से आप तक एक जो अपडेट है वो पहुंचाया गया। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।